हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्रीकल्चर कंपटीशन के बैच स्टार्ट हो गए हैं 1 तारीख से। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, चाहे वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहता हो चाहे वह ऑफलाइन करना चाहते हो, तो हमारे कोर्स को क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो क्या है, एमसीक्यू। हमने पहली क्लास में एमसीक्यू किए थे, जो बहुत ही अच्छे एमसीक्यू थे और बहुत ही यूजफुल होने वाले थे। ठीक है। तो मैं आज फिर एमसीक्यू लेके आया हूं क्लास सेकंड। बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज भी कमेंट में आए कि सर क्लास बहुत अच्छी है, आपने जो पढ़ा है उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हो, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की तैयारी कर रहा हो या एएफओ की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रिपरेशंस की तैयारी कर रहा हो एग्रीकल्चर कंपटीशन की, उसके लिए क्या होने वाले हैं, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस में क्या है, देखो, हमने अभी प्रीवियस क्लास में एमसीक्यू किए थे, एकदम फाड़ू, मतलब चारों क्वेश्चन एकदम पोस्टमार्टम की तरह। ठीक है। पोस्टमार्टम मतलब चीड़-फाड़ करते हुए आज भी हम बिल्कुल उसी तरह क्लास को चालू करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट फर्मनेस इज मेजर्ड बाय। जो फ्रूट की परिपक्वता या दृढ़ता या कठोरता को किस इक्विपमेंट के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रूट फर्मनेस इज मेजर्ड बाय। फ्रूट की दृढ़ता या कठोरता को किसके द्वारा मापा जाता है। पहला है हमारा पेंट्रोमीटर द्वारा, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा रिफ्रैक्टरोमीटर द्वारा, तीसरा क्या है हमारा ट्रेंडोमीटर द्वारा, और चौथा है हमारा एनेमोमीटर द्वारा। तो आप बताइए चारों में से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट पहला। ठीक है। एक एक का बिल्कुल पोस्टमार्टम करते चलेंगे, चीड़-फाड़। पोस्टमार्टम में यही करते हैं ना कि बिल्कुल चीड़-फाड़ करते हैं अंगों की। ऐसे ही हम यहाँ भी एक एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पोस्टमार्टम की तरह चलेंगे। जो जो भी स्टूडेंट यह क्लास को देखता है, वो एक अलग से नोट कॉपी बना ले, जिसमें इस ऑब्जेक्ट जितने भी क्वेश्चन लाता हूं उनको नोट करता जाए, और जो भी बीच में पॉइंट बताता हूं उनको भी नोट करता जाए, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्या होंगे, यूजफुल होंगे। तो पहले को क्वेश्चन का क्या है, फ्रूट फर्मनेस, फ्रूट की दृढ़ता या कठोरता को किसके द्वारा मापा जाता है। तो पहले बात करते हैं पेंट्रोमीटर। तो पेंट्रोमीटर क्या होता है। ठीक है। तो पेंट्रोमीटर क्या है, फ्रूट की दृढ़ता या कठोरता को मापने के लिए जिस इक्विपमेंट या यंत्र का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, पेंट्रोमीटर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ए। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम एकदम चीड़-फाड़ करके क्लास को आगे चलेंगे। ठीक है। तो बात करें रिफ्रैक्टरोमीटर। रिफ्रैक्टरोमीटर का यूज किस में किया जाता है। तो टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल विलेय को ज्ञात कुल ठोस विलेय को ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टरोमीटर का यूज किया जाता है। कुल विलेय, कुल विलेय ठोस को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टरोमीटर का यूज किया जाता है। इसको किस रूप में दर्शाया जाता है, प्रतिशत के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं टेंड्रोमीटर। टेंड्रोमीटर क्या होता है, मटर की परिपक्वता चेक करने के लिए, किसकी, मटर की, पी की, मटर की परिपक्वता को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेंट्रोमीटर का यूज किया जाता, सॉरी ट्रेंड्रोमीटर का यूज किया जाता है।
चौथा है हमारा एनेमोमीटर। अब एनेमोमीटर क्या होता है? वायु की गति को मापने के लिए, क्या? वायु की गति को मापने के लिए, ठीक है। तो वायु की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक यंत्र होता है, उसे बोलते हैं विंड वैन। विंड वैन, यह क्या होता है? दिशा को ज्ञात करने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इट इज। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा इट इज मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमारे सॉइल को फेवरेबल कंडीशंस उपलब्ध कराती है, जिसे मैकेनिकल मैनिपुलेशंस कहते हैं? तो वह कौन सी क्रिया होती है? पडलिंग है, पहला ऑप्शन क्या है? पडलिंग है, दूसरा टिलेज है, तीसरा सीडलिंग है, चौथा है हमारा हार्डनिंग ऑफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी यांत्रिक या उलटफेर है भूमि में, ऐसा कौन सा यांत्रिक उलटफेर है जो हमारा क्या करता है? सॉइल को एक फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध करवाता है। किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए, फसल उत्पादन के लिए। तो वह कौन सा है? पडलिंग है, या टिलेज है, या सीडलिंग है, या हार्डनिंग ऑफ है। तो बात करें ऑब्जेक्ट नंबर पहले की, ठीक है। तो पडलिंग होता क्या है? एक एक को अच्छे से डिस्कस करना है, बिल्कुल बेसिक के साथ, ठीक है। तो पडलिंग क्या होता है? ठीक है। तो पडलिंग क्या है? धान के पानी भरे खेत में, क्या? धान के पानी भरे खेत में कीचड़ करना ही क्या कहलाता है? पडलिंग कहलाता है। आपने देखा होगा धान की ट्रांसप्लांटिंग के पहले, धान की ट्रांसप्लांटिंग के पहले खेत में ट्रैक्टर या हल की सहायता से क्या किया जाता है? पानी भर के कीचड़ किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? पडलिंग कहते हैं। इसमें दो यंत्र उपयोग किए जाते हैं, कौन कौन से? एक पैडी वीडर, पैडी वीडर, एक होता है पैडी पडलर। कौन होता है? पैडी पडलर। इसमें दो यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किसमें? पडलिंग में। कौन कौन से? पैडी वीडर और पैडी पडलर। पैडी वीडर क्या करता है? धान के पानी भरी हुए खेत में खरपतवारों को निकालने के लिए पैडी वीडर का उपयोग किया जाता है। पैडी पडलर क्या होता है? धान के पानी भरे खेत में मिट्टी को पलटने के लिए पैडी पडलर का उपयोग किया जाता है। अब पडलिंग करते क्यों हैं? ये भी तो होना चाहिए कि पडलिंग हम करते क्यों हैं। तो देखो पडलिंग हम क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके मुख्यतः तीन उद्देश्य हैं। पहला, जो हमारा पानी लीचिंग होता है वह नीचे चला जाता है, इसलिए वाटर को बनाए रखने के लिए या मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? पडलिंग करते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, दूसरे में क्या है? खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए भी हम क्या करते हैं? पडलिंग करते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा, न्यूट्रिएंट्स का जो पानी की सहायता से पानी के साथ सॉइल के नीचे चले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग की क्रिया को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं? पडलिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पडलिंग तो नहीं है, ठीक है। डिस्कस कर लिया हमने पडलिंग का। अब बात करते हैं टिलेज। तो टिलेज में क्या है? इट इज मैकेनिकल मैनिपुलेशंस ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर क्रॉप प्रोडक्शंस, जिसे हम क्या कहते हैं? टिलेज कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भू परिष्करण। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं भू परिष्करण। किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? भू मतलब भूमि, अब परिष्करण मतलब कृषि क्रियाएं करना, अर्थात भूमि में किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है।
ठीक। अब बात करते हैं सीडलिंग की। सीडलिंग क्या होता है? वह पौधा जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है या जिसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। अब बात करते हैं हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ क्या होता है? तो देखो, नर्सरी में जो पौधे लगे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत मुलायम या बहुत सॉफ्ट होते हैं। यदि उन पौधों को लेकर डायरेक्ट खेत में या जिस स्थान पर ट्रांसप्लांटिंग करना है, ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे जिससे पौधे क्या हो जाते हैं? हमारे सूख जाते हैं। तो ठीक है, तो उस क्रिया को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लांट को नर्सरी में ही 15 दिन पहले क्या करते हैं? 15 दिन पहले, ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन पहले क्या करते हैं? पानी देना, क्या करते हैं? इरिगेशन, इरिगेशन देना बंद कर देते हैं, जिससे पौधा क्या हो जाता है? हमारा मजबूत हो जाता है, जिससे कि बाहर एनवायरनमेंट में उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो पौधा क्या होता है? वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन ससेप्टेबल हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? हार्डनिंग ऑफ कहते हैं। अब बात करते हैं टीलेज की। थोड़ा सा बात कर लें टीलेज के बारे में। देखो, टीलेज तो मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलना। देखो, एक क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। और ये पीपीटी जो बनाते हैं 2 से 3 या 4 घंटे लगते हैं पीपीटी बनाने के लिए। तो आप सोचते होंगे कि 20 से 30 मिनट में क्लास में पढ़ा देते हैं, तो कुछ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप भी हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो अभी तक जो भी स्टूडेंटों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो टीलेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फादर ऑफ टीलेज किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टीलेज किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टीलेज हमारे कहा जाता है जेंथ्रो टूल को। किसको कहा जाता है? जेंथ्रो टूल को। यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न फादर ऑफ टीलेज किसको कहा जाता है, तो भी जेंथ्रो टूल को कहा जाता है, ठीक है। जीरो टीलेज शब्द किसने दिया था? जीरो टीलेज शब्द किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने दिया था, ठीक है। और टीलेज शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो टीलेज शब्द एंग्लो एंग्लो सेक्सोन भाषा से, एंग्लो सेक्सोन भाषा से लिया गया है। और क्या याद कर सकते हैं? जेंथ्रो टूल। जेंथ्रो टूल ने बहुत सारे टर्म दिए थे। एक टीलेज हो गया, एक जीरो टीलेज हो गया, और एक हो 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 गया, और एक वीड भी हो गया। बीड शब्द किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने दिया था। फादर ऑफ बीड किसको कहा जाता है? जेंथ्रो टूल को कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? द बकानी डिसीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई। जो राइस में बकानी डिसीज होती है, वह कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है? पहला है हमारा जिब्रेला फ्यूजिकोराई, दूसरा है क्लाइवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मेस, तीसरा है जेंथोमोनास ओराइजी, या नन ऑफ दीज। देखो, द क्या लिखा हुआ है? द बकानी डिसीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई। जो हमारी बकानी डिसीज है वह कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है? कौन कौन से? जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा होती है, या किसके द्वारा होती है? क्लाइवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा होती है, या जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होती है, या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। बताओ। देखो, हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट, ठीक है। पहले देखते हैं हम जेंथोमोनास ओराइजी। यह किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है? यह होता है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। यह किसका होता है? यह होता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, जो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यह हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा ऑप्शन क्या है?
दूसरा ऑप्शन है हमारा क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। यह किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है? यह होता है हमारे पर्ल मिलेट का। पर्ल मिलेट का, जिसमें कौन सी डिसीज लगती है? जिसमें होती है अर्गट डिसीज। कौन सी? अर्गट डिसीज, जिसे ग्रीन ईयर डिसीज के नाम से भी, ग्रीन ईयर डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है? कि पर तो पर्ल मिलेट में एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है अर्गट डिसीज या ग्रीन ईयर डिसीज, या हिंदी में बोलते हैं हरित बाली रोग। तो यह किसका है? बाजरा का। हमें किसका देखना है? राइस का। तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा अब बचा पहला ऑप्शन, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जो बकानी डिसीज का क्या होता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। ये तो बात हो गई क्वेश्चन की। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बकानी डिसीज किसकी है? तो ये राइस की है, ये तो इसमें दिया ही गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि बकानी डिसीज से कौन सा पीजीआर, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो पादप वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, तो बकानी डिसीज से कौन सा पीजीआर को डिस्कवर किया गया था? तो वो कौन सा था? हमारा जिब्रेलिक एसिड, जैसे GA3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो राइस की बकानी डिसीज है, तो उससे कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स खोजा गया था? जिब्रेलिक एसिड खोजा गया था, जिसे GA3 कहते हैं, जिब्रेलिक हार्मोन्स। ठीक है, जिब्रेलिक हार्मोन्स को किस साइंटिस्ट ने खोजा था? तो कुरुसावा ने खोजा था। किसने? कुरुसावा ने। कब खोजा था? 1926 में। कब खोजा था? 1926 में। ये जो कुरुसावा साइंटिस्ट थे, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो जापानीज के थे। कहाँ के थे? जापानीज साइंटिस्ट थे। ठीक, तो यहां से कितने क्वेश्चंस बने? देखो, बकानी डिसीज किसमें खोजा गया था? बकानी डिसीज से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स खोजा गया था? जिब्रेलिक एसिड खोजा गया था। किसकी खोज किसने की थी? कुरुसावा साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी? 1926 में की थी। कौन से, कहाँ का साइंटिस्ट थे ये? जापानीज साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे बकानी डिसीज की। और एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि पौधों में खोजा जाने वाला पहला पीजीआर, पौधों में खोजा जाने वाला पहला पीजीआर कौन सा है? तो पौधों में खोजा जाने वाला पहला पीजीआर हमारा है जिब्रेलिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? GA3 कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? FW वेंट ने की थी। किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज FW वेंट ने की थी। कब की थी? 1928 में की थी। किसमें की थी? हमारे जई में, ओट में की थी। ऑक्सीजन की खोज किस नामक साइंटिस्ट ने की थी? FW वेंट ने की थी। कब की थी? 1928 में की थी। किस फसल में की थी? ओट में की थी। तो ये हो गए इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये हो गया, लेकिन चीड़ फाड़ उसकी ये है। अब देखो, इस क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन बने हैं। कितने? 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सबके लिए क्लास यूजफुल है। ऐसा कोई भी ना सोचे कि हम MSc एंट्रेंस की कर रहे हैं तो हमारे लिए नहीं। चाहे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाला स्टूडेंट हो उसके लिए तो है ही, जो MSc कर रहा हो, MSc एंट्रेंस एग्जाम की कर रहा हो उसके लिए, और जो एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी ये क्या है? बहुत यूजफुल है। और PAT वालों के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हनी इज मैनली मेड ऑफ, जो हमारी हनी है, शहद है, वह मैनली किससे बनी होती है? तो यहाँ हमें 3 कार्बोहाइड्रेट्स के नाम दिए हुए हैं। एक मोनोसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड, एक फैट। तो ये 3 है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड।
ठीक है? तो बताओ कि जो हमारी हनी होती है, शहद होती है, वह किससे बनी होती है? मोनोसैकेराइड से बनी होती है या डाइसैकेराइड से बनी होती है या पॉलीसैकेराइड से बनी होती है या फैट से बनी होती है? बताओ। तो देखो, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ये क्या लिखी हुई है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। क्या होता है? एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है? सीरियल क्रॉप में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO का रेशियो कितना देखने को मिलता है? CHO का रेशियो 1:2:1 के रूप में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि सीरियल क्रॉप में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें देखने को मिलता है, तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है राइस में। कितना देखने को मिलता है? 76 से 78%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपसे कोई पूछे कि सीरियल क्रॉप में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस क्रॉप में देखने को मिलता है, तो राइस में देखने को मिलता है। कितना होता है? 76 से 78% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये तो बात हो गई उसकी। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड और फैट। अब आप बताओ हनी में कौन सी शुगर पाई जाती है? पहले तो मुझे ये बताओ। यदि आपको हनी में ये पता चल गया कि हनी में कौन सी शुगर होती है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मोनोसैकेराइड में है कि डाइसैकेराइड में है कि पॉलीसैकेराइड में है। देखो फैट तो है नहीं है, हटा दो। 3 है, अब 3 में बता दो, ठीक है। तो देखते हैं हम पहले से। तो हम पहले बात कर लेते हैं शुगर की, फिर मुझे बताना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो, मोनोसैकेराइड में हमें 3 शुगर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? इंपोर्टेंट बना के लिख लेना, जो बायोकेमिस्ट्री वाले हों, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाले हों, ठीक है। 3 स्टार बना के। इसमें मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी शुगर देखने को मिलती है? देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और तीसरी होती है हमारी मैनोज। कौन कौन सी हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। अब बात करते हैं हम डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड में कौन कौन सी शुगर होती हैं? एक होती है हमारी लैक्टोज और एक होती है हमारी सुक्रोज। कौन कौन सी? सुक्रोज। एक होती है लैक्टोज, एक होती है सुक्रोज। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सी शुगर देखने को मिलती हैं? तो पॉलीसैकेराइड में होती है एक स्टार्च, स्टार्च और सेलुलोज। कौन कौन सी होती हैं? स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी शुगर देखने को मिलती हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। डाइसैकेराइड में लैक्टोज, सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज। अब तुम मुझे बताओ कि हनी में कौन सी शुगर देखने को मिलती है? तो आप कहोगे सर हनी में फ्रक्टोज शुगर देखने को मिलती है। तो अब बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। कि मोनोसैकेराइड जो हनी है वो मोनोसैकेराइड से बनी होती है। ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। अब इसको याद कैसे रखें? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज को हमको रटना तो है ही नहीं है, बस एक शॉर्ट ट्रिक से समझना है, ठीक है। जो हमारे इसका टॉपिक भी है कि रटना बंद करो, स्टेटमेंट है ना कि क्लास स्टार्ट होने पहले से उसमें लिख देता हूं कि रटना बंद करो, अब केवल समझना है। तो आप कहोगे सर हम इसको कैसे एक लॉन्ग टाइम के लिए याद कर सकते हैं? तो देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, मोनोसैकेराइड में 3 शुगर देखने को मिलती हैं। अब इनको याद कैसे करें? ठीक है, देखो तो एक दोस्त था, ठीक है। एक कहानी बता रहा हूं और कहानी के फिर वही कह रहा हूं कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कोई भी लड़का या लड़की अपनेपन न ले, ठीक है। मैं केवल समझाने या आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है।
कि कोई ऐसा ना कहे कि सर ऐसा पढ़ाते हैं, लड़की-लड़कियों का यूज़ यूज़ करते हैं, ऐसा समझाते हैं, नहीं। मेरा समझाने का मतलब यह है कि आपको एक ऐसी कहानी बताऊँ कि आपको बिल्कुल एक आसानी से याद हो जाए और एक लंबे समय तक आपको याद रहे, ठीक है? तो देखो कहानी में क्या है, ठीक है? तो एक दोस्त की क्या रहती है, एक दोस्त की जीएफ रहती है। क्या रहती है? एक दोस्त की जीएफ रहती है, ठीक है? एक दोस्त की क्या रहती है? एक दोस्त की जीएफ रहती है, ठीक है? तो एक दोस्त कहता है कि यार बहुत दिन हो गए, चलो घूमने चलते हैं। वो भी अपनी जीएफ को लेके जा रहा था घूमने, ठीक है? तो दोस्त बोला कि चलो मैं अपनी जीएफ से पूछता हूँ। क्या करता हूँ? मैं अपनी जीएफ से पूछता हूँ। उसने अपने जीएफ से कहा कि चलो यार घूमने चलते हैं। तो जीएफ क्या बोलती है कि तुम हमेशा घूमते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। उसने लड़के ने बार-बार मनाया, फिर भी उसकी जीएफ बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। मतलब उसका जीएफ क्या करती है? मना कर देती है। फिर अब दोस्त का कॉल करके उसको कहता है कि यार मैं तो घूमने नहीं जा पाऊँगा, अब तुम लोग ही चले जाओ। वो बोलता है क्यों? वो बोला तो दोस्त कहता है कि मेरी जीएफ नहीं मान रही। क्या नहीं कर रही? जीएफ नहीं मान रही। क्या नहीं कर रही? क्या नहीं कर रही? जीएफ नहीं मान रही। तो देखो, तो इससे कैसे हम याद कर सकते हैं? कहानी बस इतनी ही थी। तो जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, एम से मेनानोज। उसकी क्या कर रही थी? उसकी जीएफ नहीं मान रही थी। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, एम से मेनानोज। क्या कर रही थी? उसकी जीएफ नहीं मान रही थी। डाइसैकेराइड में 2 शुगर देखने को मिलती हैं, लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है? और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज देखने को मिलती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का नहीं है तो एग्रोनॉमी का, बट लेकिन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो स्टार बना के लिख लेना। आज एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या होता है। इसमें पूछा गया है कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा जिसे रिज्का के नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रिज्का या लूसर्न कहते हैं। रिज्का या क्या कहते हैं? रिज्का या लूसर्न कहते हैं। लूसर्न कहते हैं। अल्फा अल्फा के नाम से किसको जाना जाता है? रिज्का या लूसर्न को जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम, इसका सॉरी बोटेनिकल नेम क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम होता है मेडिकागो सटाइवा। अल्फा अल्फा का बोटेनिकल नेम क्या होता है? मेडिकागो सटाइवा। इसकी फैमिली क्या होती है? पोएसी या ग्रेमनी फैमिली होती है। अब बात करते हैं इसमें बोला क्या गया है? बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अल्फा अल्फा। जो हमारा अल्फा अल्फा है उसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नंबर 1 12 पाए जाते हैं, या बी 16 पाए जाते हैं, सी 32 पाए जाते हैं, या डी 48 पाए जाते हैं? बताओ कि जो अल्फा अल्फा रिज्का है, मेडिकागो सटाइवा है, उसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर 12 पाए जाते हैं, या 16 पाए जाते हैं, या 32 पाए जाते हैं, या 48 पाए जाते हैं। ठीक है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो, समझो। 2x बराबर, सॉरी, 2n बराबर 4x बराबर 48। जो लूसन या रिज्का होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। ये 48 क्या है? डिप्लॉयड है, ठीक है? 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक डिप्लॉयड, मोनोप्लॉयड और एक होता है हैप्लॉयड। जिसको ना पता हो नोट डाल के एक बुक में लिख लेना, ठीक है? तो देखो, 2n बराबर 4x बराबर 48। अल्फा अल्फा या रिज्का में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। तो यह क्या होता है? यह होता है हमारा डिप्लॉयड। अब आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉयड, हैप्लॉयड किसे कहते हैं?
हैप्लॉइड को एन से प्रदर्शित करते हैं, डिप्लॉइड को 2n से प्रदर्शित करते हैं, और जो मोनोप्लॉइड होता है उसको हम x से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक क्रोमोसोम। जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक बेसिक क्रोमोसोम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अल्फा अल्फा। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर किसे कहते हैं, जो मोनोप्लॉइड को कहते हैं। मोनोप्लॉइड क्या होता है, मोनोप्लॉइड इज अ बेसिक क्रोमोसोम नंबर, जिसे क्या कहते हैं, एक से प्रदर्शित करते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड इज अ गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। क्या होता है, एक गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है। तो देखो यहां, तो मैं हमें क्या करना है, हमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर देखना है। तो 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 12 हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। यदि आपसे पूछता कि इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो 2n बराबर 48, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब एक बात बताओ मुझे, जो जो पेरेंट होते हैं वह डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, या मोनोप्लॉयड होते हैं। तो आप कहोगे सर जो पेरेंट होते हैं हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। पेरेंट से बनता है गैमीट। जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट से क्या बनता है, गैमीट। गैमीट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। जो पेरेंट होते हैं वह क्या होते हैं, हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, 2n। जो हमेशा क्या बनता है, गैमीट बनता है। गैमीट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। गैमीट कब बनता है, जब हमारी मियोसिस की क्रिया होती है। मियोसिस की क्रिया होती है, मियोसिस की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, हमारा गैमीट बनता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और लड़के नहीं बता पाते कि मेल पेरेंट से यदि गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, कि मियोसिस होती है कि माइटोसिस होती है। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, मियोसिस होती है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत टाइम ले लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन बच ना जाए जो आपके लिए उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं उनको छोड़ता नहीं हूं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अल्फा अल्फा रिज का था। ठीक है, सॉरी, अल्फा अल्फा रिज का था। अब आप मुझे कमेंट में यह क्वेश्चन, कमेंट में बताना कि जो अल्फा अल्फा रिज का है या लूसर्न है, कौन से सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है, खरीफ सीजन की क्रॉप है, या समर सीजन की क्रॉप है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जो हमारा अल्फा अल्फा है, लूसर्न है, रिजका है, ठीक है, तो वो किस सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है, समर सीजन की क्रॉप है, समर सीजन की क्रॉप है, या हमारी क्या है, रेनी सीजन की क्रॉप है। तो यदि, तो कमेंट में जरूर बताना कि हमारी अल्फा अल्फा या लूसर्न कौन सी सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की है, या खरीफ सीजन की है, या जायद सीजन की है। कमेंट में जरूर बताना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा मेस्टा। अब मेस्टा इज है, मेस्टा क्या है, ऑयल क्रॉप है। अब आप मुझे बताओ कि मेस्टा ऑयल क्रॉप है, पल्सिस क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है, या मेडिसिनल क्रॉप है। बताओ, बताओ मुझे कि जो मेस्टा है हमारी कौन सी क्रॉप है, ऑयल क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है, या पल्सिस क्रॉप है, या फाइबर क्रॉप है, या मेडिसिनल क्रॉप है। तो आप कहोगे सर, सर हमारी जो मेस्टा क्रॉप है वह हमारी क्या है, एक फाइबर क्रॉप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। जो मेस्टा है, कॉटन और जूट के बाद, कॉटन एंड जूट के बाद, कॉटन एंड जूट के बाद तीसरे नंबर की क्रॉप है। क्या है,
तीसरे नंबर की क्रॉप है। किसमें? फाइबर क्रॉप में, फाइबर उत्पादन में, रेशे उत्पादन में। सबसे अधिक रेशा कॉटन से होता है, फिर जूट से होता है और फिर मेस्टा से होता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि मेस्टा कौन सी क्रॉप है, तो फाइबर क्रॉप है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है। रेशा उत्पादन में कौन से नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर आती है। तो और मेस्टा की फैमिली क्या होती है? देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया सी। ठीक, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम है कैनाबिनस मेस्टा। कैनाबिनस मेस्टा। बोटेनिकल नेम क्या है? कैनाबिनस बोटेनिकल नेम क्या होता है? कैनाबिनस मेस्टा होता है। फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है इसकी मालवेसी। अब एक क्वेश्चन इसमें है कि यह मेस्टा कौन सी सीजन, कौन सी ऋतु में ग्रो किया जाता है? तो यह हमारा रैनी सीजन में ग्रो किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? खरीफ सीजन। ठीक है, कौन से? खरीफ सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। मेस्टा कौन से सीजन की क्रॉप है? खरीफ सीजन की क्रॉप है। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? कैनाबिनस मेस्टा होता है। फैमिली क्या होती है? मालवेसी होती है। क्या होती है? मालवेसी होती है। जिसका गुड़ उसकी सॉरी कॉटन की भी आपकी फैमिली क्या होती है? मालवेसी होती है। ठीक है, तो किसकी क्रॉप है इसकी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल हलवा। देखो, एपी कल्चर इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो हमारा एपी कल्चर है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? ठीक है, तो एक मैंने भाषा वाली क्लास डाली हुई थी कि एग्रीकल्चर के कौन से शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। तो यदि आप अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देख लें। आपके लिए वह क्लास क्या होने वाली है? बहुत यूजफुल होने वाली है। तो देखो, एपी कल्चर इज आ टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? एपी कल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, या ऑल ऑफ दीज सभी से लिया गया है? आप मुझे बताओ। तो देखो, बात करते हैं फ्रेंच की, बात करते हैं फ्रेंच की। ठीक है, तो फ्रेंच फ्रेंच भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? एक लिया गया है कैबेज, एक लिया गया है हमारा ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग। नोट कर लेना यदि पता ना हो। ट्रक गार्डनिंग किससे लिया गया है? और कैबेज शब्द हमारी फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। ग्रीक में बताया था कि जिस शब्द के लास्ट में वाई आता है वह ग्रीक भाषा से लिया जाता है। दूसरे में क्या बताया था? जिस शब्द के अंत में ICS आता है वह ग्रीक भाषा से लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है? नहीं है। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बात करते हैं तीसरे की, लैटिन की। तो जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा होता है वह लैटिन भाषा से लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक, और मैंने क्या लैटिन में बताया था? जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा हो लैटिन भाषा से लिया जाता है, और जिस शब्द के लास्ट में साइड लगा हो वह लैटिन भाषा से लिया जाता है, और जो शब्द बहुत फैला हुआ हो वह भी हमारे किस भाषा से लिया जाता है? लैटिन भाषा से लिया जाता है। अब देखते हैं अगला। सो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, हम कल भी एक जबरदस्त और एक धांसू क्लास लेके आएंगे आपके लिए। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये हमारे कुछ दिए हुए हैं सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कर सकते हैं, और वो हमारा फेसबुक नंबर है। तब के लिए थैंक यू और बाय बाय।